दोस्तों, मैं आशीष तिवारी, चेतन स्टूडेंट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल पर हमने बात कर लिया था। पोटेंशियल जो हमने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है। जो सेकंड पार्ट है वो कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस में अपन पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर क्या है, अर्थ के लिए कैपेसिटेंस निकालेंगे अपन जानेंगे कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक के टाइप्स क्या है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जानेंगे, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में यदि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया तो उसके लिए हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम कैपेसिटेंस देखेंगे। इसके बाद देखने वाले अपन एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और फिर देखेंगे अपन कॉमन पोटेंशियल। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटर है क्या। आप सभी ने देखा होगा कि जो एनर्जी को स्टोर करके, एनर्जी को बेसिकली स्टोर करने का मतलब, इट इज डिवाइस दैट यूज टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में क्या करता है, स्टोर करता है। किसको, चार्ज को। कैसे स्टोर करता है देखिएगा। मान लीजिए आपने कंडेंसर सुना है, जैसे फैन में लगता है कंडेंसर, और फैन में कंडेंसर लगता है तो क्या करता है। अब देखिए किसी फैन को चलाने के लिए, अब स्टार्टिंग में उसे लोड उठाने के लिए क्या होगा, ज्यादा चार्ज की आवश्यकता होगी, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी स्टार्टिंग में, फिर तो चलता जाएगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनिशियल फेज में उसे ज्यादा चार्ज की आवश्यकता होगी, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए जो कंडेंसर काम बेसिकली क्या होता है, कंडेंसर काम होता है चार्ज को या एनर्जी को क्या करना है, स्टोर करना है। एनर्जी को करना है, स्टोर करना है। तो आपको समझ में आएगा, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली गांव में देखा होगा, एक मोटर होती है जो खेतों में लगी होती है, तो पानी में घुमाने, पानी के लिए पहले क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं, एनर्जी उसमें स्टोर करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो ऐसे ही सेम आपको क्या करना होता है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आपको, और उसे जनरल भाषा में गांव में सभी इलेक्ट्रिशियन क्या बोलते हैं, उसे कंडेंसर बोलते हैं, है ना। होता है वो कैपेसिटेंस, कैपेसिटर होता है। अब कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होगी, जो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होगी उसे बोलेंगे कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे, एनर्जी स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी होगी उसे बोलेंगे अपन कैपेसिटेंस। तो ध्यान देना आपको, कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द पोटेंशियल डेवलप्ड टू द कंडक्टर। कैपेसिटेंस क्या होता है, रेशियो ऑफ चार्ज और उसका पोटेंशियल, रेशियो ऑफ चार्ज और उस कैपेसिटेंस का जितना पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल, या फिर कहा जाए कि जो प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है वही कहलाती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कहलाती है क्या, कैपेसिटेंस। तो हमने कहा कि मान लीजिए कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, तो रेशियो ऑफ चार्ज, तो रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन कितना, नेट पोटेंशियल, C इज इक्वल टू कितना, Q अपॉन V। हम यहां पर Q चार्ज है और V आपका क्या है, पोटेंशियल। तो हमें पता चला C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इसका मतलब हमें समझना है कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या होती है। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की बात करें तो कितना है, चार्ज है। चार्ज का मतलब कितना, कूलम, और अपन कितना, ये आपका पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब वोल्ट। लेकिन इसे लिखते क्या है, ये किसके बराबर होता है, कैपेसिटेंस की SI यूनिट होती है फैरड। क्या होती है, फैरड। तो ध्यान रखिएगा 1 फैरड इज इक्वल टू कितना होता है, 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट होता है। एकदम श्योर। 1 फैरड इज इक्वल टू कितना, 1 कूलम अपॉन कितना, 1 वोल्ट। तो हमें एक चीज समझ में आया कि यहां पर कैपेसिटेंस की, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा। डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो डायमेंशन फार्मूला कितना आएगा, इसका क्या होता है, SI यूनिट होता है फैरड। अब 1 फैरड की डेफिनेशन की बात करें, 1 फैरड आपको बताया मैंने कितना होता है, 1 फैरड इज इक्वल टू कितना, 1 कूलम और अपन कितना, 1 वोल्ट। मतलब समझिएगा यहां पर यदि 1 कूलम चार्ज का, इसका रेशियो की बात करें क्या होता है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस रेशियो होता है 1 कूलम चार्ज को पर यूनिट पोटेंशियल, मतलब पर यूनिट पोटेंशियल में जितना स्टोर किया जाए वो कहलाएगा आपका 1 फैरड चार्ज। क्या कहलाएगा, 1
अब कैपेसिटेंस कहलाएगा। कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड इफ वन अप्लाइंग अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब इज स्टोर्ड इन इट। यदि मान लीजिए पोटेंशियल 1 वोल्ट का आप अप्लाई करते हैं, यदि आपने पोटेंशियल 1 वोल्ट का अप्लाई किया और चार्ज को आपने 1 कूलम्ब स्टोर कर दिया, क्या कर दिया, चार्ज को 1 कूलम्ब चार्ज को स्टोर कर दिया, तो बनेगा जो बनेगा क्या बनेगा, 1 फैराड बनेगा। कितना बनेगा, 1 फैराड कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो हमें समझना है 1 फैराड कैपेसिटेंस हो जाएगा तो इसका डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला आपको निकालना बनता है C इज इक्वल टू कितना होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और हमें पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना, तो वर्क डन बाय एनी इनफाइनाइट पॉइंट टू दैट पॉइंट बाय एनी पॉइंट चार्ज। तो V इज इक्वल टू कितना, W एक्सटर्नल बाय कितना, चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो C इज इक्वल टू Q का कितना डायमेंशन फार्मूला 80 और अपन कितना पोटेंशियल वर्क डन बाय, वर्क डन का कितना ml2 t-2 और अपन कितना चार्ज का कितना 80। अब इसका डायमेंशन फार्मूला लिखा तो C का डायमेंशन फार्मूला ऑफ C की बात आई तो m-1 L2 है, और ये नीचे ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा t-2, ऊपर चलाएगा तो t की पावर 4 और a की पावर 2, ये हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। एकदम श्योर। अच्छा ये L-2 है, कितना m-1 L-2 t की पावर 4 a की पावर 2, ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। इसके आगे बात करें अपन कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, ध्यान रखिए स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस क्या होगा। यदि हम एक स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस क्या होगा। यदि मान लीजिए इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, कितना रेडियस, कैपिटल आर है, तो हमने देखा कि इसमें यदि चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज, कितना है, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में कितना है, प्लस क्यू चार्ज है। तो हमें देखना है कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस कितना है। तो हमें पता है C इज इक्वल टू कितना होता है, ध्यान से देखिए C इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V। हम कहें V पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का आपको लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया है पिछले वीडियो में कि पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना R। पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। किसी पॉइंट चार्ज के लिए हमें यदि पोटेंशियल निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो C इज इक्वल टू कितना, Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना R। यहाँ से Q से Q कैंसिल हो गया, यहाँ वैल्यू कितनी है, C इज इक्वल टू जो कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, ये हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। और मीडियम कौन सा है, मीडियम आपका एयर एंड वैक्यूम, ये फ्री स्पेस के लिए, इसके लिए हो गया, फ्री स्पेस के लिए हो गया। यदि हम बात करें यही मीडियम बदल दे, यही मीडियम बदल दे, मीडियम की वैल्यू बदल दे, तो यहां पर क्या आएगा, मीडियम के लिए हो जाएगा C इज इक्वल टू, चूंकि एयर एंड वैक्यूम के लिए C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R है, तो आपका मीडियम के लिए C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इंटू R हो जाएगा। अब एप्सिलॉन मीडियम आपको बताया मैंने रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन मीडियम बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल टू कितना, K इंटू कितना एप्सिलॉन नॉट। यदि चाहे इसकी वैल्यू पुट कर दे तो C इज इक्वल टू कितना, 4 पाई एप्सिलॉन m की जगह K इंटू, तो K को पहले लिख दिया जाए एप्सिलॉन नॉट इंटू R। आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, ये मीडियम के लिए, किसके लिए, मीडियम के लिए कैपेसिटेंस है, कितना, मीडियम के लिए कैपेसिटेंस है। अब जो मीडियम के लिए कैपेसिटेंस है वो कितना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपको मीडियम के लिए कैपेसिटेंस दे रखा है, ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, C मीडियम इज इक्वल टू कितना, K इंटू कितना C एयर एंड वैक्यूम के लिए। ये इनका रिलेशन हो गया कि मीडियम के लिए कैपेसिटेंस कितना था, बस मीडियम लगा दिया हमने, एप्सिलॉन नॉट क्या लगा, इसके लिए यार मीडियम का परमिटिविटी लगा दिया। अब ये क्या होगा, मीडियम का परमिटिविटी इज इक्वल टू कितना, K इंटू कितना एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर पुट कर दिया हमने, ये कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो ये कितना आएगा C मीडियम, C एट मीडियम इज इक्वल टू K इंटू कितना C एट फ्री स्पेस।
अब हम बात करते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या है। तो देखिए C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना R, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है R है, यहां पर है कंडीशन। बताया कि इफ इंस्टेड ऑफ एयर एनी मीडियम हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटेंस ऑफ दैट, जो किसी मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लग जाएगा तो आपको समझना डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इनटू कितना r। फिर बात करें कैपेसिटेंस इन अ मीडियम इज ऑलवेज k टाइम्स द कैपेसिटेंस इन अ फ्री स्पेस। तो देखिए कैपेसिटेंस इन अ मीडियम इज ऑलवेज k टाइम्स द कैपेसिटेंस ऑफ फ्री स्पेस। एकदम क्लियर, एकदम डन की नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालना है आपको, तो आप मुझे बताइएगा C इज इक्वल टू कितना, C इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो आपको एक चीज समझ में है कि R की वैल्यू, तो R अर्थ का रेडियस बताइए थोड़ी सी। अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। मीटर बदला तो कितना आएगा, SI यूनिट बदला 6400 इंटू कितना, ये 1000, ये आ गया किसमें, मीटर में आ गया। सारी की वैल्यू पुट कर दिया जाए तो आपको पता होगा, एक चीज ध्यान दिया होगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ये होता हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो हमने कहा कि C इज इक्वल टू कितना, इसकी वैल्यू 9 इंटू कितना, क्योंकि वो 9 इंटू था तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी 1/9, कितना आएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 वैल्यू आएगी। और इंटू रेडियस की वैल्यू कितना 64, ठीक है, और 5। तो हमने बात करा इसका कैलकुलेशन करा, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा C इज इक्वल टू 71। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी इंटू 10 की पावर -6, और ये मिलेगा आपको फेरेड। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -6 है, तो 10 की पावर -6 को यदि हम लिखना चाहें तो लिख दे माइक्रो। क्या लिख दे, माइक्रो, मतलब 711 माइक्रो फेरेड। ये हो जाएगी हमारी अर्थ की कैपेसिटेंस। एकदम श्योर, एकदम क्लियर, अर्थ की कैपेसिटेंस हो जाएगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर बिहेवियर ऑफ कंडक्टर क्या होता है, देखिए समझिए। तो हमने बात किया, सबसे पहले पॉइंट है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। तो आपको एक चीज समझना है, यहां पर कोई कंडक्टर रखते हैं, कहां रखते हैं, फ्री स्पेस पर। इसका एप्सिलॉन नॉट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर बात करें किसी भी, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब यहां आप प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, यहां आप माइनस क्यू चार्ज दे रहे हैं। अब यहां प्लस क्यू है तो इधर माइनस क्यू। आपको समझना है कि इसके बीच में कोई कंडक्टर रखते हैं, क्या रखते हैं, कोई कंडक्टर रखते हैं। चलिए रखते हैं कंडक्टर, या हमने कोई कंडक्टर रखा है इधर। तो आपको पता है यदि हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो यहां पर चार्ज क्या बनेंगे, यहां पर बनेंगे प्लस क्यू चार्ज, ये बनेगा। अब इसमें यदि चार्ज दोनों है, कंडक्टर में चार्ज दोनों है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, तो इसके नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। और इसके इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या है, इधर नेगेटिव चार्ज है। यदि इधर नेगेटिव चार्ज है तो आपको समझना है इधर क्या आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहां पर बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर क्रिएट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मुझे बताइएगा इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर ये तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, क्या थी, ई नॉट तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, इसीलिए इसे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। क्या बोला, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई किया गया तो ये क्या हो गया, ई नॉट। अब बात करें इसमें कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर कैसा था, कंडक्टर तो हमने रखा था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों थे, लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां सेपरेट हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे इसमें आए, इसके संपर्क में आए
तो पॉजिटिव और निगेटिव सेपरेट हो गए। अब पॉजिटिव निगेटिव सेपरेट हो गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे काम करें। अब ये क्या हो गया, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्या हो गया हमारा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ईएम से, किससे, ईएम से। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, किसी मटेरियल का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कंडक्टर का। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर बात करें ई नॉट क्या है हमारा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप मुझे बताइएगा, यदि हमने यहां से कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपको दिख रहा है कि ई नॉट का डायरेक्शन ये और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, दोनों डायरेक्शन सेम है। और ध्यान रखिएगा यहां पर तब तक ये होगा, ये प्रोसेस तब तक चलेगी, ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक, अब आप समझ गए, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज इधर आ गया, ऐसे पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तब तक चलेगी जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना, दोनों बराबर ना हो। अब जब दोनों बराबर हो गए तो बताइएगा मुझे, तो क्या बोला है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो ई नेट होगा, जो ई नेट होगा वो ई इंड्यूस्ड माइनस कितना, ई अप्लाइड, ई अप्लाइड माइनस ई इंड्यूस्ड। तो यहां से कितना आएगा, ई नेट कितना होगा, जीरो हो जाएगा। कितना आएगा, ई नेट जीरो हो जाएगा। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो नेट होगा वो जीरो हो जाएगा। यही कहता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। एकदम श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अब देखिए टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो कैसे, आपको यदि थोड़ी सी याद हो गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम याद होगा कि ई ds इज इक्वल टू कितना, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ई ds इज इक्वल टू कितना, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ इन एनी क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो फ्लक्स इज ऑलवेज 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज। तो ई ds इज इक्वल टू कितना, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आप एक चीज बताइएगा मुझे, क्योंकि हमने आपको बताया कि जहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि वहां कोई कंडक्टर रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही जीरो होगी, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू जीरो ds। अब ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो इंटू कितना, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो जीरो इज इक्वल टू कितना, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बताइएगा चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जीरो कूलम। समझ में आएगी नहीं। तो यही बताया कि टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। थर्ड पॉइंट है, बोला है द एक्सेस चार्ज गिवन टू कंडक्टर रिसाइड्स ओनली एट इट्स आउटर सरफेस। जो एक्सेस चार्ज होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, आउटर सरफेस के द्वारा दिया जाता है। आपने देखा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होगा। तो हमें पता है परपेंडिकुलर कैसे होगा, आपने एक चीज देखा, ये बताइए मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होगा सरफेस ऑफ कंडक्टर के। तो मैंने कहा, आपने अभी जस्ट देखा चार्ज जीरो है, चार्ज कितना है, जीरो। तो चार्ज इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अभी चलिए आप भूल जाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो था, ये भूल जाइए। तो हमने कहा कि ई ds इज इक्वल टू कितना, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है इसका कितना आएगा, ई ds कॉस थीटा, ई ds कॉस थीटा, ई ds कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, जीरो हो जाएगा। अब यदि ई ds कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा तो ई तो जीरो ही है, ई तो जीरो है, कॉस थीटा भी जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा भी जीरो हो जाएगा। और बताइए मुझे कॉस किसकी वैल्यू जीरो है, तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो है, तो थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो उसका डिस्टेंस सरफेस ऑफ कंडक्टर है वो उनके बीच में कितना बनाएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। श्योर कि नहीं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स पर बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक है क्या, डाइलेक्ट्रिक के टाइप पर बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दीज आर द सब्सटेंस व्हिच नेवर कंडक्ट देयर सेल्फ ओनली ट्रांसमिट्स द इफेक्ट ऑफ कंडक्टिविटी फॉर। ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये सेल्फ जो होता है, सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट नहीं करेगा। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको ट्रांसमिट करता है, संचारित करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इफेक्ट संचारित करता है। कैसे, देखिए यदि मान लीजिए नॉन पोलर है, क्या है, नॉन पोलर है,
चलिए यदि नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में आपको समझना है दीज आर द डाइलेक्ट्रिक इन विच सेंटर ऑफ द चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू सिमेट्रिक शेप। तो आप एक चीज समझिएगा, यहां पर सिमेट्रिक शेप के लिए कोई भी सिमेट्रिक शेप है तो उसके लिए जो आपका नॉन पोलर होगा वो क्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं H2O2, या तो बात करूं CO2 की बात करता हूं सिमेट्रिक शेप। आपको ध्यान दीजिएगा, पहले मैं H2 पर समझाता हूं फिर CO2 पर समझाता हूं। अब मान लीजिए हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन, ये पहला आइटम है हाइड्रोजन का, दूसरा आइटम है, इसका सेंटर है और इसका सेंटर है। अब जब ये हाइड्रोजन एटम बनाएंगे तो कोइंसाइड, इसके सेंटर्स जो होंगे वो क्या करेंगे कोइंसाइड कर जाएंगे, क्या करेंगे कोइंसाइड हो जाएंगे। इसके जो सेंटर्स होंगे वो आपस में क्या बने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनाने के लिए आपस में क्या करेंगे कोइंसाइड हो जाएंगे। जो सेंटर्स होंगे इनके आपस में सेंटर क्या हो जाएंगे कोइंसाइड हो जाएंगे। क्लियर? तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन H2। अब आपको एक चीज समझ में आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसमें थोड़ी कम समझ में आएगा, इसका डाइपोल मोमेंट यदि कोइंसाइड कर जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट, आप बताओ मुझे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यदि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसके डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। और आपको समझ में आया, लेकिन आपको यहां पर थोड़ी कम समझ में आएगा। लेकिन आप यदि CO2 लीजिएगा CO2, तो CO2 में अच्छे समझ में आएगा। हमने कहा कार्बन है, क्या है कार्बन है, ये कार्बन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन। हमने कहा ऑक्सीजन नेगेटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन कैसा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है, क्या है पॉजिटिव नेगेटिव। और आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यहां से आपको समझ में आएगा ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहां से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये। अब यहां पर कितना, यहां पर पॉजिटिव, ये वाला कितना, ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये। अब यहां पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, यहां पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये। तो आपको समझ में आएगा यदि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है और क्या है एटम भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो यहां पर P कितना आएगा डाइपोल मोमेंट, डेल P कितना आएगा, डेल P कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। नेट P जो P नेट हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का नेट होगा वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब डाइपोल मोमेंट का यदि नेट जीरो हो जाएगा, यही कंडीशन, यही कहता है नॉन पोलर कि ये आपस में, और साथ साथ ये इनका सेंटर जो होगा वो कोइंसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटर कोइंसाइड होगा, एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। अब सेंटर कोइंसाइड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, क्या हो गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें, these are dielectric in which center of the charge do not coincide because the asymmetric shape of the molecule, asymmetric shape होने के कारण से ये आपस में coincide नहीं होंगे, इनके सेंटर्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे coincide नहीं होंगे। अब यदि सेंटर आपस में coincide नहीं होंगे तो कैसे होगा, देखिए समझिए ध्यान से देखिएगा। यदि हम देखते हैं कि ये सेंटर्स आपस में coincide नहीं होंगे, तो यदि हमने लिया मान लीजिए HCl, क्या लिया HCl। अब HCl में देखिएगा यहां पर HCl है तो H हाइड्रोजन एटम, ये Cl एटम, ये आपस में अटैच तो होंगे, आपस में अटैच तो होंगे, लेकिन दोनों का अपना सेंटर इंडिविजुअल सेंटर होगा। क्या होगा, दोनों का अपना इंडिविजुअल सेंटर होगा HCl में। और इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डायरेक्शन ये हो जाएगा, इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो हमें समझ में आया कि इसके सेंटर को इंसिडेंट नहीं होंगे तो ये बन जाएगा हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या बन जाएगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है क्या, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है द फिनोमेना ऑफ कन्वर्टिंग अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इनटू द पोलर डाइलेक्ट्रिक इज अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात करें, है क्या डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके कैसे पोलराइज किया जाता है। आप देखिए, यदि हमने कहा कि यहाँ पर कोई एक मीडियम है, कोई एक कंडक्टर है, अब इसमें कोई चार्ज है, इसमें अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अभी इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन पोलर की बात कर रहे हैं। नॉन पोलर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो हमने कहा कि कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव, किसी प्रकार रैंडम है, किसी प्रकार भी है, ठीक है, ये एटम्स है। अब इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, यदि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किधर कर दिया, तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव से निगेटिव,
पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे, और साथ निगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, उधर हो जाएंगे। देखिएगा इसका यदि हम बात करेंगे तो यदि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज था, इधर पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस इधर क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर हो जाएगा हमारा निगेटिव पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा निगेटिव पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव पॉजिटिव, इधर हो जाएगा हमारा निगेटिव पॉजिटिव, इधर हो जाएगा हमारा, अब इधर की बात करें, इधर पॉजिटिव निगेटिव, अब चूंकि निगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव से पॉजिटिव था तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा हमारा निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, और ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव। ये हो गया हमारा किसके लिए, ये हो गया फिनोमेना ऑफ कन्वर्टिंग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक से पोलर डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना। क्योंकि यदि इसके सेंटर को इंसाइड कर जाएंगे, यदि सेंटर को इंसाइड कर जाएंगे तो बन जाएगा क्या आपका नॉन पोलर, और यदि सेंटर को इंसाइड नहीं किए तो बन जाएगा आपका पोलर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं अपन, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या, तो सबसे पहले समझेंगे फिर बाद में इसको पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें कि प्रिंसिपल है क्या, तो सबसे पहले देखेंगे यदि मान लीजिए कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, हमने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब ऐसा है कुछ कि प्लेट ऐसी है, प्लेट को ध्यान दीजिए, ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो आपने क्या किया, आपने यहां पर चार्ज दिया, इस कैपेसिटर को आपने दिया प्लस क्यू चार्ज, कितना दिया प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसके सरफेस में क्या आएगा, इसमें इसके सरफेस में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहले किसी सरफेस मान लीजिए मैंने कहा किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अभी आप केवल एक प्लेट रखें, क्या रखें, एक प्लेट रखें, आप इसको भूल जाइए। अभी आपने केवल एक प्लेट रखा और इस प्लेट में आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, इस प्लेट में यदि आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, अब देखिएगा सेकंड कंडीशन क्या होगी, ये फर्स्ट कंडीशन होगी, इसको आपने दिया पॉजिटिव चार्ज। अब इसके सामने कोई न्यूट्रल प्लेट ला के रखा, कोई भी न्यूट्रल प्लेट ला के रखा, तो आपने देखा सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा, किसी भी चार्ज प्लेट के सामने यदि आपने कोई न्यूट्रल प्लेट ला के रखा, और न्यूट्रल का मतलब आप लोग को पता है, न्यूट्रल का मतलब आप लोग को पता है, यहां पर क्या हो जाएगा, यदि आपने ये पॉजिटिव चार्ज था, क्या था पॉजिटिव चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज, तो इसके इनर सरफेस में प्लस क्यू आया। जैसे ही आपने इस न्यूट्रल का मतलब सारे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेम अमाउंट में, तो पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसके इनर सरफेस में यहाँ क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, इधर आएगा निगेटिव चार्ज। अब इधर निगेटिव चार्ज आएगा तो बाहर क्या आएगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लेट के बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लेट के बाहर क्या चले जाएगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन सर्किट बैलेंस नहीं होगा, सर्किट को बैलेंस करने के लिए कुछ न कुछ हमें करना पड़ेगा। यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, एक्सेस मात्रा में हो जाएगी, तो इस सर्किट को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा अर्थिंग। क्या देना पड़ेगा, अर्थिंग। जो थर्ड पॉइंट है यही कहता है कि यदि हमें इनको बैलेंस करना है, हमें इन्हें बैलेंस करना है, तो इसे देना पड़ेगा अर्थिंग। ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो गया हमारा, प्लस क्यू चार्ज हमने दिया, और प्लस क्यू चार्ज दिया तो हमारे ये पॉजिटिव चार्ज हो गए, और ये क्या हो गया हमारे माइनस निगेटिव चार्ज हो गए। जो समस्त पॉजिटिव चार्ज थे, कंप्लीट पॉजिटिव, अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का बिल्कुल एकदम भंडार है, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, खींच लेगा, और सर्किट क्या हो जाएगा हमारा, बैलेंस हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है, किसी एक प्लेट को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज करने के उसके सारे सरफेस में कितना आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। किसी न्यूट्रल प्लेट को रखा जिसके समस्त निगेटिव चार्ज, सारे निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, और सारे पॉजिटिव चार्ज को इसके बाहर रिपल कर दिया, और इस सारे पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या किया, अर्थिंग जोड़कर अर्थ में ट्रांसफर कर दिया, अर्थ में ट्रांसफर कर दिया। यही कहता है आपका कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल। तो देखिएगा, एक लेट पी इज द मेटेलिक प्लेट कनेक्टेड टू बैटरी, प्लेट पी इज एक्वायर्ड, एक प्लेट लिया पी, ये प्लेट लिया हमने, ये प्लेट पी था, इसे चार्ज दिया हमने प्लस क्यू, फिर बताया क्या, प्रोवाइड द चार्ज टू प्लेट पी, इट बिकम्स मैक्सिमम इन फर्दर चार्ज given to it, it gets leaked out,
इसमें क्या होगा, इसमें मैक्सिमम चार्ज होगा। नाउ ब्रिंग एन अनचार्ज मेटल प्लेट, कोई अनचार्ज मेटल प्लेट Q है, नियर द चार्ज प्लेट P, इंडक्शन टेक प्लेस ऑन प्लेट Q, ऑन पोर्शन ऑफ इट्स बिकम इलेक्ट्रॉन माइनस रीच एंड अदर डेफिशिएंट। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज देखा तो सारे नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज को करेगा, रिपल कर देगा। और साथ साथ ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन द प्लेट टू नेट पोटेंशियल ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द प्लेट, नेट पोटेंशियल गेट इंक्रीज, नेट पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऑन अ प्लेट, नेट पोटेंशियल ऑफ अरेंजमेंट गेट प्लेट, नेट पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेट पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा, क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे, जो निगेटिव सारे पॉजिटिव चार्ज थे उसे अर्थिंग दे देंगे। यही आपका कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल। फिर बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर कितना कैपेसिटेंस होगा। एक लिया हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने देखा कि यदि मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है, प्लस Q चार्ज कितना, इसमें दिया हमने प्लस Q चार्ज, इसके इनर सरफेस में कितना है, माइनस Q चार्ज, यहां पर कितना है, सॉरी इधर प्लस Q आया, कितना प्लस Q चार्ज दिया ना, प्लस Q दिया तो इधर कितना आया, माइनस Q आया, इधर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। और इस पॉजिटिव चार्ज को हमने दे दिया क्या, अर्थिंग, क्या दे दिया हमने, अर्थिंग, अर्थिंग दे दिया। तो हमारा ये समस्त पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। हमने देखा कि इसके बीच का सेपरेशन, इन प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, D है। कितना प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, D है। प्लेट के बीच का सेपरेशन D है। और इन प्लेट का एरिया, इन प्लेट का एरिया कितना है, A है। कितना प्लेट का एरिया, A है। तो हमने एक चीज देखा, यहां पर प्लस Q चार्ज हमने दिया है, क्या दिया, प्लस Q चार्ज दिया, और इसका डिस्टेंस कितना है, तो हमें पता है C इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V होता है। C इक्वल टू Q अपॉन V। चूंकि प्लेट था 2D सरफेस, तो हमें पता होना चाहिए 2D सरफेस था, तो इसके लिए सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट डेंसिटी, क्या, चार्ज पर यूनिट डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट डेंसिटी। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, क्या है, चार्ज डेंसिटी, जैसे जैसे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, और वैसे ही आपका लेमडा यदि बात करें चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और रो की बात करें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। तो सिग्मा इज अ चार्ज डेंसिटी, तो ध्यान रखिएगा चार्ज इज इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा इंटू, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो यहां पर पुट कर दिया जाए वैल्यू, सी इज इक्वल टू कितना, सिग्मा इंटू ए अपान कितना, वी। अब आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा हमेशा। तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E इज इक्वल टू वी इंटू जितना इनके बीच का सेपरेशन, तो V इंटू डी, वी अपान डी, वी अपान डी। तो V इज इक्वल टू कितना, E इंटू डी हो जाएगा। यह हमारा पोटेंशियल हो गया। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये C इज इक्वल टू कितना, सिग्मा इंटू ए बाय कितना, पोटेंशियल, V E इंटू कितना, डी। अब E इंटू डी, तो आपको एक चीज समझ में आया कि ये वैल्यू आई किसकी, ये C की वैल्यू आई। लेकिन आपने पढ़ा होगा किसी प्लेट के लिए, किसी प्लेट के लिए कितना कैपेसिटेंस होगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो मैंने आप लोग को लास्ट टॉपिक में आपको यही डिराइव करा, किसी प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू थी वो थी कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर पढ़ा हो, जो फर्स्ट चैप्टर है आपको वो मैंने करा रखा है। और इसी को आपको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, किसी प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू पुट कर दिया है। तो C इज इक्वल टू कितना, सिग्मा इंटू ए और अपान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना डी। तो यहाँ से सिग्मा कैंसिल हो गया। C की वैल्यू हमारी कितनी आई, C की वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू कितना, ए अपान कितना डी। ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस C की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट ए और अपान कितना डी। तो यदि हम मीडियम की बात करेंगे,
यदि हम मीडियम की बात करेंगे तो C कितना आएगा, मीडियम के लिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन m और A इंटू कितना D। तो हमें पता है मीडियम का कैपेसिटेंस क्या होता है, मीडियम कैपेसिटेंस परमिटिविटी कितनी होती है, एप्सिलॉन m इंटू कितना K इंटू कितना एप्सिलॉन नॉट। तो हम चाहें इसकी वैल्यू पुट कर दे और ये हो जाएगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए नेट कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। एकदम श्योर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लो कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लिया हमने यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमने इसको दिया प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ पर कितना है पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर क्या आ गया निगेटिव चार्ज, और इसे हमने दे दिया अर्थिंग। क्या दे दिया हमने, अर्थिंग दे दिया। अब एक चीज़ समझिएगा, यदि हमने इसको अर्थिंग दे दिया, यहाँ पर हमें समझा इनके बीच का सेपरेशन कितना था, डी था। इनके बीच का सेपरेशन कितना था, डी था। आपको समझना है इसके बीच में क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसकी थिकनेस बात करें, हमने कहा इसकी थिकनेस कितनी है, टी है। इसकी थिकनेस कितनी है, टी इसकी थिकनेस सिलेक्ट कर लिया, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो हमने देखा कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होंगी, तो इसके कारण भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, और इसके कारण भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी। पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो हमने देखा कि यहाँ पर C इज इक्वल टू होता है हमेशा फॉर्मूला Q अपान V। अब पोटेंशियल दो मीडियम में होंगे, एक तो इस मीडियम में होगा, एक इस मीडियम में भी होगा। तो हमने देखा C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट एयर एंड वैक्यूम, ये फ्री स्पेस की बात करें, प्लस पोटेंशियल एट मीडियम बनेगा। अब हमने बात की चार्ज की, चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज इज इक्वल टू कितना, चार्ज इज इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा इंटू एरिया। चार्ज इज इक्वल टू कितना, सिग्मा इंटू, ये वैल्यू आई। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दिया हमने, C इज इक्वल टू कितना एरिया, और आप अपॉन। अब देखिए पोटेंशियल एट फ्री स्पेस की बात करें तो देखिए ये T डिस्टेंस है, ये D डिस्टेंस है। तो यदि फ्री स्पेस कौन सा भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये फ्री स्पेस में, तो यहां पर के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, D माइनस T तो हटाएंगे ना, क्योंकि ये क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इसको हटाएंगे तो D आप माइनस T कर देंगे, तो फ्री स्पेस के लिए आ जाएगा। क्लियर। तो हमें पता है V इज इक्वल टू कितना होता है, हमने पिछले फॉर्मूले में पढ़ा है V इज इक्वल टू कितना, E इंटू डी, इंटू इनके बीच का सेपरेशन। लेकिन यहां पर यदि बात करें फ्री स्पेस की तो E इंटू कितना, E फॉर फ्री स्पेस इंटू कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस इज D माइनस टी, डिस्टेंस कितना D माइनस टी, D माइनस टी, एकदम श्योर। अब हमने कहा E फॉर मीडियम, मीडियम है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कितना, इसकी थिकनेस कितना T, तो E मीडियम इंटू कितना T, इसकी थिकनेस कितनी T, एकदम श्योर। इसकी वैल्यू उठाकर यहां पर रखते हैं तो कितना आएगा हमारा वैल्यू, E फ्री स्पेस इंटू कितना D माइनस टी और प्लस E मीडियम इंटू कितना T। हमने आपको बताया कि E का फॉर्मूला होता है किसी प्लेट के लिए, डायरेक्ट प्लेट के लिए किसी क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। हमने कर रखा आपको डेरिवेशन, यदि ये वैल्यू होती है तो C इज इक्वल टू कितना, सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन। अब देखिए E की वैल्यू कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि फ्री स्पेस था तो एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी, प्लस कितना मीडियम था तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन मीडियम इंटू टी। अब देखिए सिग्मा से सिग्मा कॉमन ले लिए, जो कॉमन है टर्म कॉमन ले लिए, यहाँ C की वैल्यू कितनी आई, C की वैल्यू सिग्मा ए बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए D माइनस टी, पहले इसको लिख लेते हैं, और प्लस कितना इस एप्सिलॉन मीडियम, तो आपको पता है मीडियम का एप्सिलॉन कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने पहले लिख दिया कितना है K है, तो यहाँ कितना प्लस सिग्मा अपॉन K इंटू कितना एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। यहां से कॉमन ले लिया, जो कॉमन आ जाए कॉमन ले लिया जाए, तो कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन ले लिया जाए तो वैल्यू कितनी आएगी, देखिएगा ध्यान से, इसकी वैल्यू
इसकी वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा कॉमन ले लिया, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, तो सी इज इक्वल टू कितना, सी इज इक्वल टू ये वैल्यू सिग्मा कॉमन ले लिया, सिग्मा ए बाय कितना, सिग्मा, और अपन एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आया, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ वैल्यू आएगी डी माइनस टी, बचा क्या बचा, डी माइनस टी, और यहाँ पर बचा प्लस टी अपान की, कितना, टी अपान के हो जाएगा। क्लियर। तो हमने इससे, इस स्टेप से सिग्मा कैंसिल, और यहाँ पर देखिएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो हुआ, यहाँ पर वैल्यू तो आई, लेकिन हम देखा सिग्मा सिग्मा तो कैंसिल हो गया, अब ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और अपान कितना, ये वैल्यू आएगी डी माइनस टी, कॉमन ले लिया जाए, टी कॉमन ले लिया जाए तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 अपान के। तो ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कैपेसिटेंस हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी। तो फाइनल फार्मूला हमारा क्या बन गया, फाइनल फार्मूला हमारा बन गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और अपान कितना, डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपान के। किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस, ये हो गया फाइनल फार्मूला। चलिए आगे बात करते हैं अपन, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का ग्रुपिंग क्या होता है, देखिए इस वजह, ये दो टाइप के होते हैं, कैपेसिटेंस इन अ सीरीज और कैपेसिटेंस इन अ पैरेलल। अब कैपेसिटर आर सेड टू बी ग्रुप्ड इन अ सीरीज इफ देयर इज ओनली वन वे टू प्रोसीड फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर, एक ही वे हो कंप्लीटली। तो हमने देखा कि मान लीजिए कैपेसिटेंस है, ये क्या है, ग्रुप में, ये ग्रुप में है, लेकिन इनमें क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, एक ही वे में है। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए यहाँ पर आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, क्या दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, और यहाँ पर आपने अर्थिंग दे दी, क्या दी, अर्थिंग दे दी। ध्यान दीजिए प्लस क्यू चार्ज दिया तो इस कैपेसिटेंस में कितना, पॉजिटिव चार्ज, इस कैपेसिटेंस में पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव तो इधर क्या, पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, इधर निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा होगा, बाहर पॉजिटिव आ रहा होगा, बाहर पॉजिटिव आएगा तो अर्थिंग दे दिया हमने, खत्म काम। तो ये कहलाएगा कैपेसिटेंस। तो हमने कहा कि इस कैपेसिटेंस का, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2, इस कैपेसिटर C3। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी हमने कैपेसिटेंस पढ़ा, जब हमने रेजिस्टेंस का भी पढ़ा होगा, तो रेजिस्टेंस में भी आपको पता होगा कि इसका वैल्यू C1, C2, C3 है। यदि यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू जा रहा है, कितना जा रहा है, प्लस क्यू चार्ज जा रहा है, चार्ज क्या होगा, सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होगा, सेम होगा, और पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां से C इज इक्वल टू कितना, फॉर्मूला होता है Q अपान V, C इज इक्वल टू Q अपान V। तो Q इज इक्वल टू कितना, यहाँ V इज इक्वल टू कितना, V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान C, V इज इक्वल टू Q अपान C। तो V1 इसके लिए पोटेंशियल V1, इसके लिए पोटेंशियल V2, और इसके लिए पोटेंशियल V3। तो V1 इज इक्वल टू कितना, Q अपान C1, V2 इज इक्वल टू Q अपान C2, और V3 इज इक्वल टू कितना, Q अपान C3। मैंने इसको ग्रुप करा, तो हमने कहा जो नेट पोटेंशियल होगा, जो नेट इसका कंप्लीट नेट पोटेंशियल होगा वो V होगा, नेट पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू कितना, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से V इज इक्वल टू कितना, Q अपान, यहां से वैल्यू रख दी जाए, सबकी वैल्यू पुट कर दी जाए, सबकी वैल्यू पुट कर दिया है, तो कितना आएगा, Q अपान C1, Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। अब Q कॉमन ले लिया तो कितना आएगा, 1 अपान C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। क्लियर। ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब एक चीज समझिएगा, किसी भी कई सारे कैपेसिटेंस को यदि आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि कंबाइन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है ये चीज कि वो हमेशा मिनिमम कैपेसिटेंस आएगा। क्या आएगा, मिनिमम कैपेसिटेंस आएगा। कैसे, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करेंगे तो कैसे, 1 अपान C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो आपको एक चीज माइंड में बैठाना है कि यदि हम इसका n कैपेसिटेंस है, कितने हैं, n कैपेसिटेंस है, n सेम कैपेसिटेंस है। क्या है, n सेम कैपेसिटेंस है। तो हमने लिखा 1 बाय C
सीरीज इज इक्वल टू 1 बाय सी प्लस 1 बाय सी प्लस डैश डैश एन टाइम्स, तो कितना आएगा 1 बाय सी सीरीज इज इक्वल टू कितना एन अपान सी। तो सी सीरीज की वैल्यू कितनी आएगी, एन अपान कितनी आएगी, सी सीरीज की वैल्यू सी अपान एन कितनी आएगी, सी अपान एन, एन से डिवाइड होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम कैपेसिटेंस होगा, क्या होगा, मिनिमम कैपेसिटेंस होगा सी सीरीज, मिनिमम कैपेसिटेंस कितना होगा, सी अपान एन हो जाएगा। ये हमारा मिनिमम कैपेसिटेंस होगा, ध्यान रखिएगा मिनिमम कैपेसिटेंस होगा। किसी भी कैपेसिटर के लिए यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में कर दे तो वहां पर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। हम आगे बात करते हैं कैपेसिटर नहीं है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट अरेंज करते हैं, तो हमने यदि किया, हमने एक कैपेसिटेंस को पैरेलली अरेंज करा, पैरेलली अरेंज करा। अब पैरेलली अरेंज करा तो यहां पर हमने चार्ज दिया कितना, क्यू चार्ज दिया, कितना दिया, क्यू चार्ज दिया। हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो आप देखिएगा, और इसको हमने क्या किया, अर्थिंग दे दी, क्या दी, अर्थिंग दे। इस पर हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दिया तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आएगा, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज। बाहर साइड आया था पॉजिटिव तो उसको हमने दे दिया अर्थिंग, तो सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले गए, अर्थिंग में चले गए। अब आप देखिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, लेकिन यहाँ से चार्ज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो चार्ज डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर चार्ज जाएगा Q1, यहाँ पर चार्ज जाएगा Q2, यहाँ पर जाएगा चार्ज Q3। लेकिन इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल इन दो पॉइंटों पर देखा जाता है, इन दो पॉइंटों पर देखा जाता है। अब इन दो पॉइंटों पर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इनका क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए पोटेंशियल सेम और चार्ज डिफरेंट। पोटेंशियल सेम और चार्ज डिफरेंट। तो हमने देखा C इज इक्वल टू कितना होता है फार्मूला, C इज इक्वल टू क्यू अपान V होता है। तो Q इज इक्वल टू कितना आएगा, CV कितना आएगा, Q इज इक्वल टू C। तो ऐसे ही इस कैपेसिटेंस के लिए इसका C1, C2 और C3, तो Q1 इज इक्वल टू कितना, C1V, Q2 इज इक्वल टू कितना, C2V और Q3 इज इक्वल टू कितना, C3V। नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज कितना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का सम होगा। तो यहाँ से कितना, CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो CV इज इक्वल टू, तो C इज इक्वल टू कितना, C1 प्लस C2 प्लस C3। हमने कॉमन ले लिया और कट कर दिया। ये हमारा आ गया क्या, कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए तो हमें एक चीज़ समझ में आया यहाँ से वैल्यू, यहाँ से यदि n कैपेसिटेंस होते, क्या होते, n कैपेसिटेंस होते, तो n कैपेसिटेंस के लिए हम C पैरेलल इज इक्वल टू C प्लस C कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो हमने Cp इज इक्वल टू कितना है, n टाइम्स ऑफ C। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि कैपेसिटेंस को अरेंज करोगे तो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। तो मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में जो कैपेसिटेंस आएगा वो हमेशा कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम इंटू n इंटू C। ये होगा कैपेसिटेंस हमारा, मैक्सिमम कैपेसिटेंस होगा। क्या होगा, मैक्सिमम कैपेसिटेंस। आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम कैपेसिटेंस। तो आपको बताया मैंने, सीरीज में कंबाइन करोगे तो कैपेसिटेंस कितना आएगा, सीरीज में कंबाइन करा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, C अपान n कितनी आएगी, C अपान n वैल्यू आएगी। अब C अपान n आएगी, ये मैक्सिमम हो, ये मिनिमम हो गया, होगी मिनिमम कैपेसिटेंस। क्या होगी, मिनिमम कैपेसिटेंस। और C मैक्सिमम की बात करें तो क्या आएगा, पैरेलल में कंबाइन करा कितना आएगा, यानी C। तो हमने C मिनिमम और अपान C मैक्सिमम करा तो कितना आएगा, C अपान n और अपान कितना, C से C हट गया। तो C मिनिमम और अपान C मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना, 1 अपान n का स्क्वायर। इसका मतलब C मिनिमम, C मैक्सिमम इज इक्वल टू n का स्क्वायर इंटू कितना, C मैक्सिमम। अब आपको कभी भी n कैपेसिटेंस है लेकिन सेम कैपेसिटेंस है तो आपको समझ जाना है कि मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस दिया हुआ तो n स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो सीरीज में आएगा। क्या आएगा, सीरीज के लिए कैपेसिटेंस आ जाएगा। क्या आएगा, सीरीज के लिए कैपेसिटेंस आ जाएगा, सीरीज के लिए कैपेसिटेंस आएगा n स्क्वायर इंटू कितना, C सीरीज। यही होगा C मैक्सिमम इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू C मिनिमम। मिनिमम कितना, इसको मिनिमम लिखिएगा, मैक्सिमम लिख दिया दोनों साइड।
मिनिमम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये मिनिमम क्या होगा सीरीज पर और पैरेलल पे क्या होगा मैक्सिमम। चलिए आगे बात करते हैं अपन। एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कितना एनर्जी स्टोर किया जाता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, तो हमने कहा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसे हमने दिया चार्ज प्लस क्यू, और प्लस क्यू चार्ज दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या कर दिया हमने अर्थ कर दिया। इसमें कितना एनर्जी स्टोर है, तो हमें पता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होता है वर्क डन इज इक्वल टू, तो हमने कहा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू होता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। तो इसके लिए नेट वर्क डन, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इसके लिए नेट चार्ज कितना डी वी इंटू कितना क्यू इंटू डी वी, क्यू इंटू डी वी के बराबर होगा। तो हमने देखा वी इसका वैल्यू कितनी आएगी वी इंटू डी क्यू, चार्ज के बराबर होगा वी इंटू कितना डी क्यू। इसका इंटीग्रेशन करा हमने, इसका इंटीग्रेशन करा, तो हमने देखा इंटीग्रेशन करने में हमने देखा इसका नेट पोटेंशियल जो आएगा, नेट पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक, जीरो से यू तक, कहाँ से जीरो से यू तक। अब हमें पता है कि Q इज इक्वल टू कितना होता है V इज इक्वल टू C इज इक्वल टू कितना Q अपान V, तो V इज इक्वल टू कितना Q अपान C, V इज इक्वल टू Q अपान C। तो हमने यहाँ पर पुट करा, तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये चार्ज जीरो से Q तक, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन W और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब जीरो से Q तक। ये वैल्यू कितनी V की वैल्यू कितनी Q अपान C और डी क्यू, 1/c तो कॉमन आ जाएगा, 1/c कॉमन आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1/c कॉमन आएगा, तो ये कितना u इज इक्वल टू 1/c कॉमन आ गया और बचा कितना q डी क्यू। इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है x की पावर n पावर 1 है, x पर n dx का इंटीग्रेशन कितना x की पावर n प्लस 1 बाय कितना n प्लस 1। इसका मतलब u इज इक्वल टू 1 अपान c कैप स्ट्रेस इज इक्वल टू q स्क्वायर अपान, ये वैल्यू आई। तो हमने लिख सकते हैं एनर्जी कितना होगा 1/2 ऑफ क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर अपान सी। इसका और भी फॉर्म है, और क्या फॉर्म हो सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू कितना सी वी, क्यू इज इक्वल टू कितना सी वी हो जाए, क्यू इज इक्वल टू सी वी, चाहे सी वी के फॉर्म में लिख दें, तो सी वी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा देखिए हमें फॉर्मूला कितना मिलेगा यू इज इक्वल टू कितना 1/2 ऑफ क्यू स्क्वायर अपान सी। अब क्यू इज इक्वल टू कितना सी वी, पुट कर दीजिए सी वी, तो यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू सी स्क्वायर 1/2 ऑफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपान कितना सी से कट गया कितना, यू की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 ऑफ सी वी का स्क्वायर, 1/2 ऑफ सी वी का स्क्वायर। ऐसे और इसके फॉर्म है, तो ये आपको याद कर लेना है क्या है आपका कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पॉइंट है वर्क हैज टू बी डन टू बी स्टेयर ऑफ चार्ज इन अ कैपेसिटर, दिस वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन होगा नेट वर्क डन होगा वही आपको कहलाएगा आपका एनर्जी स्टोर। तो जो नेट वर्क हुआ उसकी हमने लिमिट ली, यही आपका एनर्जी स्टोर हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी देखिए क्या है, एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, एनर्जी डेंसिटी याद रखना है कि एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू जो इट इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है, कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है, तो हमने यू से रिप्रेजेंट किया पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है। आपको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, किसी भी पैरेलल, यदि इनका बीच का डिफरेंट डी और इनके प्लेट का एरिया कितना ए है, इनके प्लेट का एरिया कितना है ए है, तो ध्यान रखिएगा तो प्लेट का एरिया ए है और इसके बीच में वॉल्यूम कितना होएगा सी जी वी इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना वैल्यू आएगी एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। तो हमने कहा एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू यू की वैल्यू अभी जस्ट पढ़ा हमने 1/2 सी वी स्क्वायर और अपन वॉल्यूम की वैल्यू कितना एरिया इंटू डी, ये वैल्यू आएगी एरिया इंटू डी। आपने देखा सी ये कितना है 1/2 ऑफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पर सी इंटू वी का स्क्वायर, वी हमारा क्या है पोटेंशियल है, कितना है वी क्या हमारा पोटेंशियल, तो ये हमारा वैल्यू आ गई पोटेंशियल की। यदि हम चाहें इसको और रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी और फॉर्म में भी, तो देखिए क्या कर सकते हैं, यदि सी वी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू कितना 1/2 ऑफ सी वी स्क्वायर और अपन कितना ए डी। और हमें पता है ये तो फॉर्मूला हो गया इसका,
यदि हमें ये पता है कि C इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपान V होता है, क्या होता है, Q अपान V, या V इज इक्वल टू Q अपान, हम रख देंगे V इज इक्वल टू कितना, Q अपान V, तो हम रख दिया V इज इक्वल टू Q अपान C के फॉर्म में। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू आएगा 1/2 ऑफ C इंटू क्यू स्क्वायर अपान C स्क्वायर अपान कितना AD, और C से C कट गया, कितना वैल्यू आएगा, इतना वैल्यू आएगा, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू कितना 1/2 क्यू स्क्वायर अपान C इंटू AD। ये भी फॉर्मूला हो जाएगा इसका। यदि हम इसकी बात करें पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना चाहे तो C इज इक्वल टू कितना, Q अपान V, C इज इक्वल टू Q अपान V, तो हम इसे पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। कॉमन पोटेंशियल की बात करें, कॉमन पोटेंशियल किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कॉमन पोटेंशियल की बात करें तो आपको ध्यान देना है कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया। अब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया तो हमने कहा कि इस कैपेसिटर्स के लिए, इस कैपेसिटर के लिए हमने इसको पहले इनिशियल फेज में हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, इधर आया माइनस क्यू चार्ज। ये इंडिविजुअल कैपेसिटेंस थे, क्या थे, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस थे, जिसमें से इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस C2। पहली कंडीशन क्या थी, इनको दोनों आपस में अटैच नहीं किया, हमने दोनों को आपस में अटैच नहीं किया। सेकंड कंडीशन क्या होगी, इसको अटैच कर दिया। तो जब हमने इसे अटैच नहीं किया तो यहाँ पर जो पोटेंशियल इसके लिए कितना, इसके लिए कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू कितना, Q1 अपान कितना V1, और इसके लिए कितना C2 इज इक्वल टू कितना, Q2 अपान कितना V2। ये हो जाएगा कैपेसिटेंस जब हमने अटैच नहीं किया। अब हमने अटैच कर दिया तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब अटैच कर दिया तो हमने क्या करा, इनको क्या करा, हमने कैपेसिटेंस को जोड़ दिया। तो यहां से कितना आएगा, इसमें नेट पोटेंशियल, ये तो कैपेसिटेंस तो अलग अलग रहेंगे लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो हम यदि बात करें इसका कॉमन पोटेंशियल निकालें, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू देखिए ध्यान से, V इज इक्वल टू कितना, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, चार्ज, नेट चार्ज, नेट चार्ज और अपान कितना, नेट वोल्टेज, सॉरी नेट कैपेसिटेंस। तो हमने कहा कॉमन पोटेंशियल नेट चार्ज Q1 प्लस Q2, तो कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेट चार्ज Q1 प्लस कितना Q2 और अपान नेट कैपेसिटेंस कितना C1 प्लस C2। तो हमने पता किया C इज इक्वल टू कितना, Q अपान V, तो Q इज इक्वल टू कितना CV। तो यहाँ से C कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना, C1 इंटू V1 प्लस कितना C2 इंटू V2 अपान कितना C1 प्लस C2। ये हो गया हमारा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्लियर, तो ये बताया इसने कॉमन पोटेंशियल के फॉर्मूले में। ठीक है, चलिए कॉमन पोटेंशियल के बाद अपन पढ़ेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है, यदि हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए दो कैपेसिटेंस है, इन कैपेसिटेंस को पहले हमने कनेक्ट नहीं किया, इसमें चार्ज दिया हमने Q1 चार्ज दिया और इसको चार्ज दिया हमने Q2 चार्ज दिया। यहां पर कैपेसिटेंस कितना C1 कैपेसिटेंस, यहां पर कैपेसिटेंस कितना C2, इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2। तो हमने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा, V इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और अपान कितना C1 प्लस C2। तो वैल्यू कितनी आई थी कॉमन पोटेंशियल की, कॉमन पोटेंशियल नेट V, इसको V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कॉमन पोटेंशियल मतलब V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इज इक्वल टू कितना C1 V1 प्लस C2 V2 अपान कितना C1 प्लस C2। अब ये देख, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी, जब हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिए तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी है, नेट पोटेंशियल V हो जाएगा, इसका कितना C1, इसका कितना C2। तो हमने कहा कि इसका जो एनर्जी होगा, एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है 1/2 ऑफ CV स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो हमने कहा यू इनिशियल फेज में कितना होगा, इनिशियल फेज में दोनों के लिए 1/2 ऑफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस कितना 1/2 ऑफ C2 V2 का स्क्वायर, और फाइनल फेज में कितना आएगा 1/2 ऑफ C1 V का स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ
C2V का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे अपन कि मान लीजिए u इनिशियल की वैल्यू आपने देखा कितना हो गया 1/2 ऑफ C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ C2V2 का स्क्वायर, और u फाइनल हो गया हमारा 1/2 ऑफ C1V का स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ C2V का स्क्वायर। हमने एक चीज देखा कि लॉस ऑफ एनर्जी कितना, u इनिशियल माइनस u फाइनल, वैल्यू कितनी आएगी डेल u इज इक्वल टू u इनिशियल की वैल्यू 1/2 ऑफ C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ C2V2 का स्क्वायर माइनस वैल्यू 1/2 ऑफ C1V का स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ C2V का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। अब हमने क्या करा, इनमें से कॉमन ले लिया 1/2 तो पूरे में, तो 1/2 पूरे से कॉमन ले लिया जाए, तो 1/2 को बाहर कर दो, बचा कितना, बचा C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर और माइनस ये कितना C1 प्लस C2 और यहाँ से V का स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, कोई दिक्कत। अब हम इसके बाद बात करेंगे, ये वैल्यू है, तो यदि हम चाहें इसको, यदि हम इसे चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डेल u इज इक्वल टू 1/2 ऑफ C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, हमने अभी जस्ट लिखा है उधर C1V1 प्लस C2V2 और अपन कितना C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा का होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे अपन कि देखिए डेल u इज इक्वल टू कितना, डेल u की वैल्यू कितनी 1/2 ऑफ C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर और माइनस कितना C1 प्लस C2 इंटू V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर और अपन कितना C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आई। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचा डेल u इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, इसका एलसीएम ले लिया जाए, पूरे में एलसीएम ले लिया जाए तो बचेगा कितना, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 इंटू C1 V2 का स्क्वायर, ये V2 है तो V2 का स्क्वायर प्लस C2 का मल्टीप्लाई हुआ प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का मल्टीप्लाई हुआ तो C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर और माइनस कितना C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और अपान कितना, अपान C1 प्लस C2 वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो डेल u की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 1/2 ऑफ, चूंकि वैल्यू है कि C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर करा a प्लस b का होल स्क्वायर करा तो कितना आएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस C1 C2 V1 V2 2C1 C2 V1 V2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वाला टर्म कैसा हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा कैसा हो जाएगा V2 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से ये वैल्यू अपन कितना C1 प्लस अपन कितना C1 प्लस C2, ये वैल्यू आई। अब यहाँ देखिए C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये कट गया वैल्यू, बचा कितना C1 C2 V2 का स्क्वायर, ये वैल्यू बचा। तो डेल u इज इक्वल टू ध्यान दीजिएगा 1/2 ऑफ, ये वैल्यू बचेगी C1। देखिए दोनों स्टेप से C1 C2 कॉमन आ रहा है, तीनों स्टेप से, इन तीनों स्टेप से, तो बचा कितना V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ये माइनस में है। ये हमारा कितना ये V2 का स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2, तो माइनस में है तो 2V1 V2 आएगा अपान कितना C1 प्लस C2 वैल्यू हो जाएगी। अब C1 प्लस C2 तो देखो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो मतलब डेल u की वैल्यू हमारी कितनी है, डेल u की वैल्यू 1/2 C1 C2
और इंटू कितना V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपन कितना C1 प्लस C2 हो गया। क्लियर, ये हो गया हमारा लॉस ऑफ एनर्जी। तो अब ध्यान रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी आपके कैपेसिटेंस के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे और जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो सारे कॉन्सेप्ट हो गए। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, साथ साथ सारे PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।